ये वीडियो हमारे पास जो हमारा ऐसे बेस क्वेश्चन था अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड, उसका फोर्थ पार्ट है। अब तक हम 3 पार्ट्स के अंदर रिक्वायरमेंट ए को सॉल्व कर चुके हैं। थोड़ा लेंथी काम था इसलिए टाइम ज़्यादा लगा। अब हमारे पास काफ़ी शॉर्ट काम है, तो जल्दी जल्दी ये काम हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, रिक्वायरमेंट बी के अंदर हमें क्या करना है? हमें इस रिक्वायरमेंट को पढ़ना है, समझना है और इसको सॉल्व करना है। अब इस रिक्वायरमेंट को मैं प्रॉपरली पढ़ चुका हूँ, आप एक मरतबा रीड कर लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें क्या कह रहा है और इसको फिर हम सॉल्व करते हैं। असल में इससे पहले जो हमने सोल्यूशन किया था परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल्स के अंदर, उसके अंदर हमने क्या किया था कि अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस लिया था 2004 का। 2004 का जो रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस था वो लिया, और हमें ये नहीं पता था कि जो 2004 के एंड में हमें अपने कस्टमर से अमाउंट रिसीव करनी थी, वो अमाउंट किस ईयर से रिलेटेड थी। मतलब कि आया कि वो अमाउंट 2004 की ही थी जो लेनी थी, 2003 की थी, 2002 की थी या 2001 की थी। और अगर उसके अंदर हर डिफरेंट ईयर की कुछ ना कुछ अमाउंट थी तो कितनी अमाउंट थी, 2001 की कितनी थी, 2002 की कितनी थी, 2003 की कितनी थी, 2004 की कितनी थी, ये हमें नहीं पता था। तो हमने क्या किया, एक सिंगल परसेंटेज उठाई 5%, और उसको उस रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस पे मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे पास क्रेडिट लॉस एक्सपेंस टिल द ईयर आ गया, और उससे हमने क्रेडिट लॉस एक्सपेंस फॉर द ईयर कैलकुलेट करके एडजस्टिंग एंट्री पास कर दी थी। अब जो काम हमने वहां पे किया था वो काम गलत नहीं था, वो काम बिल्कुल सही था उस केस के हिसाब से, लेकिन हम उससे बेहतर काम कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब मुझे ये पता हो कि रिसीवेबल का जो भी एंडिंग बैलेंस था 2004 के एंड में। पहले देख लेते हैं कि कितना एंडिंग बैलेंस था 2004 के एंड में। हमारे पास 2004 के एंड में जो हमने रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस कैलकुलेट किया था वो था $75,000। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे 2004 के एंड में जो $75,000 की अमाउंट मुझे रिसीव करनी थी, अगर मुझे ये पता होता कि उसमें से कितनी अमाउंट 2001 से रिलेटेड है, कितनी 2002 से, कितनी 2003 से और कितनी 2004 से रिलेटेड है, तो मैं थोड़ा बेहतर काम यहाँ पे कर सकता था। क्या बेहतर काम कर सकता था? देखिए, एक जनरल कॉन्सेप्ट है, हमें ये बात पता है कि अगर हमने किसी को कुछ पैसे उधार दिए तो वो जितना ज्यादा टाइम लगेगा उधार वापस करने में, हमारे चांसेस ऑफ अनकलेक्टेबिलिटी उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। मतलब हमारी उस अमाउंट का डूबने का चांस उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। या इन शॉर्ट में ये कहूँ, जितनी ज्यादा पुरानी अमाउंट होगी जो कि हमें कस्टमर से लेनी होगी, उतना उस अमाउंट का अनकलेक्टेबिलिटी का चांस बढ़ जाएगा। तो अगर मुझे ये पता होता है कि ये $75,000 में से कितनी अमाउंट 2001 से रिलेटेड है, कितनी 2002 से, कितनी 3 से, कितनी 4 से, तो जो अमाउंट 2001 से रिलेटेड थी उसका डूबने का चांस ज्यादा होता, 2004 की अमाउंट का डूबने का चांस कम होता। तो मैं एक ही परसेंटेज इस 75,000 पे अप्लाई करने की बजाय 2001 पे ज्यादा परसेंटेज ऑफ अनकलेक्टेबिलिटी अप्लाई करता और 2004 पे कम परसेंटेज ऑफ अनकलेक्टेबिलिटी अप्लाई करता। ठीक है, मतलब कि मैं अपने रिसीवेबल को उनकी टाइमिंग के हिसाब से, उनकी एजेस के हिसाब से डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देता, और फिर जो ज्यादा पुरानी अमाउंट थी उस पर ज्यादा परसेंटेज लगाता, जो ज्यादा नई अमाउंट थी या रिसेंट अमाउंट थी उस पर कम परसेंटेज अप्लाई करता। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है एजिंग। और ये काम जो हम करते हैं ये एक शेड्यूल के थ्रू करते हैं। उस शेड्यूल के अंदर हम क्या करते हैं, रिसीवेबल को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, जो कि इसने हमें डिवाइड करके दिया हुआ है, और फिर हर कैटेगरी की अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे 75,000 में से 2001 की कितनी थी, 2 की कितनी थी, 3 की और 4 की कितनी थी, ये अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, और हर कैटेगरी की डिफरेंट परसेंटेज हम वहां पे लिख लेते हैं, उसकी बेसिस पे डिफरेंट अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो जो शेड्यूल होता है वो कहलाता है एजिंग शेड्यूल। तो बेसिक ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये एजिंग के कॉन्सेप्ट का है, और इसका जो सोल्यूशन हम करेंगे थ्रू एजिंग शेड्यूल करेंगे। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो डेटा दे रहा है वो क्या दे रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई ये जो $75,000 हमें 2004 के एंड में अपने कस्टमर से लेने थे, इसमें 20% की अमाउंट हमारे पास थी 2001 की। मतलब इसका 20% रफली बन गया 15,000।
फिर 30% की अमाउंट थी हमारे पास 2002 की, 10% थी 2003 की, और रिमेनिंग जो 40% थी वो थी रिसेंट ईयर यानी कि 2004 की। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो ज्यादा पुरानी अमाउंट है इसका अनकलेक्टेबिलिटी का चांस भी ज्यादा है, तो उसने हमें ये शेड्यूल बना के दे दिया कि भाई जो अमाउंट 3 साल से ज्यादा की है, 3 साल से ज्यादा का मतलब हम 2004 में खड़े हैं तो 2004, 2003, 2002, 2002 से पुरानी जो अमाउंट है, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे बात हो गई 2001 की, ये 20% अमाउंट की, उस पर हमने 25% एज अनकलेक्टेबिलिटी अप्लाई करना है। जो 2 से 3 साल के अंदर की अमाउंट है, मतलब कि 2002 की, उस पे 15%। जो 1 से 2 साल के बीच की अमाउंट है, मतलब कि 1 साल हो गया 2004, तो 1 से 2 साल के बीच की अमाउंट हो गई 2003 की, उस पर 5%। और जो विद इन 12 मंथ है, मतलब कि 2004 की अमाउंट है, उस पर हमने 2% अप्लाई करना है। ये अप्लाई करके हमने ये बताना है कि क्रेडिट लॉस एक्सपेंस फॉर द ईयर ऑफ 2004 कितना होगा, और उससे हमने एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन पे जाने से पहले कुछ डेटा मुझे अपने पास रिकॉर्ड करना होगा। नंबर वन, ये जो डिफरेंट परसेंटेजेस है कि ये 75,000 का ब्रेकअप क्या है, 2001 की कितनी परसेंट है, 2 की कितनी परसेंट है, 3 की कितनी परसेंट है, 4 की कितनी परसेंट है, ये मैंने अपने पास एक पेज पे साइड में रिकॉर्ड कर लिया, ताकि जब मैं सोल्यूशन पे जाऊं मुझे वापस यहाँ ना आना पड़े। सेकंड, ये जो कैटेगरीज हैं ये मैंने अपने पास लिख ली पेपर पे, क्योंकि इसने मुझे इस क्वेश्चन के अंदर यही कैटेगरीज बना के दी हुई हैं। ये कैटेगरीज नहीं है 2001, 2002, 2003, 2004, कैटेगरीज ये हैं। तो मैं कैटेगरीज अपने पास यही यूज करूंगा, ग्रेटर देन 3 इयर्स, 2 to 3 इयर्स। अब मुझे ये बात पता है ग्रेटर देन 3 इयर्स का मतलब ही 2001 है, तो मैं अपने पास सेफ्टी के लिए ब्रैकेट में लिख लूंगा, इसमें 2001 का डेटा आएगा, इसमें 2002 का, 3 का और 4 का, लेकिन कैटेगरीज यही रहेंगे इसी शेड्यूल के अंदर। वरना जो आप सोल्यूशन उसको देंगे उसके अंदर यहाँ पे वो आपको गलत कर देगा अगर आपने 2001 इसकी जगह लिख दिया तो। अच्छा, और लास्ट में अपने पास ये परसेंटेज ऑफ अनकलेक्टेबिलिटी एक पेपर पे लिख लेता हूँ कि 25%, 15%, 5% और 2%। अब इसको सॉल्व करने के लिए चलते हैं ग्रुप एजिंग शेड्यूल। यहाँ पे मैं रिक्वायरमेंट बी सॉल्व करने जा रहा हूँ। एजिंग कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे मैं यूज करूंगा एजिंग शेड्यूल। अच्छा, सबसे पहले एजिंग शेड्यूल पे जाने से पहले मैं अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस लिख लेता हूँ, क्योंकि प्रॉपर सॉल्यूशन हमें देना है तो अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस हमारे पास होगा तो हम उसको डिफरेंट परसेंटेजेस की बेसिस पे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आएगी कैटेगरीज, कि हमने कैटेगरीज क्या बनाई है या उसने हमें कैटेगरीज क्या दी हुई है। कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, पहली कैटेगरी उसने हमें दी हुई थी ग्रेटर देन 3 इयर्स। ग्रेटर देन 3 इयर्स का मतलब वो अमाउंट जो 2001 की है, हमें जो 2001 की अमाउंट कस्टमर से लेनी थी, जो कि 3 साल से ज्यादा अरसा उस पर गुजर चुका है और अभी तक कलेक्ट नहीं हुई, वो आ जाएगी। फिर सेकंड कैटेगरी 2 to 3 ईयर। 2 to 3 ईयर के अंदर हमारे पास आएगी वो अमाउंट जो कि 2002 से अब तक कलेक्ट नहीं हुई। 1 to 2 ईयर के अंदर वो अमाउंट जो कि 2003 से अब तक कलेक्ट नहीं हुई। और विद इन 12 मंथ्स भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, या फिर लेस देन 1 ईयर भी लिख सकता हूँ। वैसे बेहतर यही है कि हम यहाँ पे विद इन 12 मंथ्स लिखें, क्योंकि उसने हमें डेटा उस हिसाब से दिया हुआ है। विद इन 12 मंथ्स के अंदर कौन सी आ गई, रिसेंट ईयर हमारे पास 2004 है तो 2004 की अमाउंट आ गई। तो ये तो हो गया पहला काम। अब सेकंड काम में हमें इस रिसीवेबल को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, इन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर लेना है यूजिंग देयर रिस्पेक्टिव परसेंटेजेस। तो मेरे पास आ जाएगी हर कैटेगरी की अमाउंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। कैसे आएगी, $75,000 का एंडिंग रिसीवेबल था 2004 के एंड में, उसमें ग्रेटर देन 3 ईयर वाली अमाउंट यानी कि 2001 की जो अमाउंट थी उसका कितना प्रोपोर्शन था, 20% था।
इसका मतलब $75,000 में से $15,000 की अमाउंट हमारे पास थी 2001 की, जो कि 2001 से हमें कलेक्ट नहीं हुई। इसी तरीके से $75,000 में हमारे पास 30% अमाउंट थी, मतलब कि 22,500, जो कि 2002 की थी, जो कि अब तक कलेक्ट नहीं हुई। $75,000 में से 10% हमारे पास थी 2003 की, 7,500, और लास्ट 2004 का हिस्सा था इसमें 40%। $30,000। तो हमारे पास टोटल अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस आ गया। इन सबको मैं टोटल कर लूंगा तो वही मेरे पास सम अप करके $75,000 की अमाउंट बनेगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले कैटेगरीज क्रिएट की जो कि उसने मुझे गिवन दी थी। फिर जो अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस था, जो डिफरेंट परसेंटेजेस उसने मुझे दी हुई थी, उसकी बेसिस पे मैंने इसको डिफरेंट कैटेगरीज में इस 75,000 के एंडिंग बैलेंस को डिवाइड कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, हर ईयर के एंडिंग बैलेंस पे डिफरेंट परसेंटेज अप्लाई करूंगा जो कि उसने मुझे गिवन दी हुई है, डिफरेंट परसेंटेज ऑफ अनकलेक्टेबिलिटी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लूंगा परसेंटेज ऑफ अनकलेक्टेबिलिटी। क्या परसेंटेज ऑफ अनकलेक्टेबिलिटी थी? जो सबसे पुरानी अमाउंट थी उसका था 25%, सेकेंड नंबर पे था 15%, 2003 की जो अमाउंट थी उस पे था 5%, और जो रिसेंट ईयर की अमाउंट थी उस पे डूबने का चांस सबसे कम है, इसलिए 22%। एंड में मेरे पास हर ईयर की अनकलेक्टेबल अमाउंट आ जाएगी, अनकलेक्टेबल अमाउंट, और ये मेरे पास एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल अमाउंट होगी। ये मेरे पास कैसे आएगी? 15,000 2001 के अमाउंट थी जो कि मुझे अपने कस्टमर से रिसीव करनी थी। इस पे 25% चांस है कि ये मुझे रिसीव ना हो, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, यह आ जाएगा 3750। इसके बाद सेकंड नंबर पे 75,000 के अंदर 22,500 मेरे पास अमाउंट थी 2002 की, और चांसेस थे 15% चांसेस थे कि ये अमाउंट मुझे रिसीव ना हो, या फिर इसमें से 15% अमाउंट का चांस था कि मुझे रिसीव ना हो, तो ये 15% बनता है 3375। फिर 7,500 2003 की अमाउंट थी, और चांस था कि इसमें से 5% मुझे रिसीव ना हो, तो ये मेरे पास अमाउंट इसकी बन गई 375। और लास्ट 30,000 की जो अमाउंट थी जो कि रिसेंट ईयर की थी, विद इन 12 मंथ्स की, उसका चांस, उसमें सिर्फ 2% चांस था कि मुझे अमाउंट 2% रिसीव ना हो, जो कि है $600। तो अगर मैं इन सबको टोटल करूं तो जो एस्टिमेटेड, टोटल एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल अमाउंट है 2004 की, वो मेरे पास आ जाएगी $8,100। एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल अमाउंट 2004 की या 2004 के एंड की, वो मेरे पास आ जाएगी $8,100। अब मुझे पता चल गया कि 2004 से रिलेटेड जो रिसीवेबल्स हैं $75,000, उससे जो प्रॉपर अमाउंट जो मुझे लगता है कि रिसीव नहीं होगी वो है $8,100। अब प्रॉब्लम ये है कि ये $8,100 एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल अमाउंट तो आ गई, मतलब कि ये $8,100 मेरे पास क्रेडिट लॉस तो है,
क्रेडिट लॉस भी है और क्रेडिट लॉस एक्सपेंस भी है। लेकिन ये क्रेडिट लॉस एक्सपेंस फॉर द ईयर है या टिल द ईयर है? अगर फॉर द ईयर होगा तो इसी से एडजस्टिंग एंट्री पास होगी, अगर टिल द ईयर होगा तो अलाउंस का एंडिंग बैलेंस बन जाएगा और फिर बैलेंसिंग फिगर करके हमारे पास क्रेडिट लॉस एक्सपेंस फॉर द ईयर आएगा। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि ये $8,100 फॉर द ईयर की अमाउंट है या टिल द ईयर की अमाउंट है? तो सिंपल इसके लिए आप यही देख लो कि हमने ये जो परसेंटेज ऑफ अनकलेक्टेबिलिटी है इसको मल्टीप्लाई किससे किया है। हमने यहाँ पे जो 15,000 से मल्टीप्लाई किया है, ये 15,000 की अमाउंट इस 75,000 का एक पोर्शन है। ये 22,500, 7,500, 30,000 ये सब का सब इस 75,000 का एक पोर्शन है। और ये 75,000 क्या था? अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस। और ये बात लास्ट वीडियो में हमने कही थी कि जब भी रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस पे हम अनकलेक्टेबिलिटी की परसेंटेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी क्रेडिट लॉस एक्सपेंस की अमाउंट आएगी वो फॉर द ईयर नहीं होगी, वो स्टार्ट से लेके अब तक का क्रेडिट लॉस एक्सपेंस का टोटल या नेट बैलेंस होगा। मतलब कि वो आएगा क्रेडिट लॉस एक्सपेंस टिल द ईयर। तो ये जो मेरे पास $8,100 की अमाउंट इस पूरे एजिंग शेड्यूल के थ्रू आई है, ये क्रेडिट लॉस एक्सपेंस टिल द ईयर है। एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल अमाउंट जो आई है, जो मुझे लगता है रिसीव नहीं होगी कस्टमर से, ये क्रेडिट लॉस एक्सपेंस टिल द ईयर है। क्या मतलब? मतलब कि ये मेरे अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस का एंडिंग बैलेंस बन जाएगा। और ये अमाउंट एडजस्टिंग एंट्री इससे पास नहीं होगी, बल्कि ये अमाउंट जाएगी बैलेंस शीट में। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस आ गया, मेरे पास अलाउंस के अकाउंट का एंडिंग बैलेंस आ गया। तो मैं अगर चाहूं तो इजीली यहाँ पे पहले बैलेंस शीट बना सकता हूँ। अब उसने वैसे बैलेंस शीट मांगी नहीं थी, अगर मांग लेता तो मैं बना के उसको दे देता। इसलिए सिर्फ प्रैक्टिस के लिए इसकी बैलेंस शीट बना लेते हैं। $75,000 माइनस $8,100 और मेरे पास जो बैलेंस शीट की फिगर बनेगी वो बनेगी 75,000 माइनस 8,100, $66,900। लेकिन बहरहाल उसने मेरे से ये रिक्वायरमेंट नहीं मांगी थी, उसने मुझे ये कहा था कि भाई इस एजिंग शेड्यूल के थ्रू आप हमें क्रेडिट लॉस एक्सपेंस फॉर द ईयर दे दो। तो जब क्रेडिट लॉस एक्सपेंस फॉर द ईयर मुझे उसको देना है तो मुझे अपना टी अकाउंट यूज करना पड़ेगा। कौन सा टी अकाउंट? अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस का टी अकाउंट। तो मेरे पास ये आ गया अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस का टी अकाउंट, अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस। इसके अंदर मैं ये एंडिंग बैलेंस 8,100 और जो रिमेनिंग डेटा है वो प्लेस कर देता हूँ, तो मेरे पास इसकी फिगर आ जाएगी। $8,100 इसका एंडिंग बैलेंस हो गया। ओपनिंग बैलेंस मुझे इसका लेना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड से या फिर परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल मेथड से। अब मैं इसका ओपनिंग बैलेंस कहां से लूंगा? परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड से लूंगा या परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल मेथड से लूंगा? उसके लिए मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो एजिंग का कॉन्सेप्ट है ये कौन से मेथड से रिलेटेड है। ये दोनों में से एक ही मेथड से रिलेटेड है। जो हमने दो मेथड किए थे, परसेंटेज ऑफ सेल्स और परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल, उन दोनों में से एक ही मेथड से रिलेटेड है। कौन से मेथड से? उस मेथड से जिसके अंदर हमने परसेंटेज को मल्टीप्लाई किया था रिसीवेबल के बैलेंस से। कौन से मेथड के अंदर हमने परसेंटेज को मल्टीप्लाई किया था रिसीवेबल के मेथड से? परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल के मेथड के अंदर। ठीक है, तो एजिंग शेड्यूल बेसिकली परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल का ही पार्ट है। सिर्फ यहाँ पे हम क्या करते हैं कि रिसीवेबल का जो भी एंडिंग बैलेंस आता है उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके डिफरेंट परसेंटेजेस से मल्टीप्लाई करते हैं। पार्ट ये हमारे पास परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल का ही है। तो इसका जो वर्किंग है उसके लिए मुझे परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल का डेटा ही रेफर करना पड़ेगा। तो अलाउंस का जो ओपनिंग बैलेंस है 2004 का, वो मैं लूंगा अपने पास परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल के 2003 के अलाउंस के एंडिंग बैलेंस से। जो अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस का एंडिंग बैलेंस था 2003 का, यही 2004 का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, मतलब कि $4,250। तो ओपनिंग बैलेंस मेरे पास यहाँ पे आ गया
नोट डाउन 4250। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आता है, क्रेडिट लॉस एक्सपेंस, ये मेरे पास बैलेंसिंग फिगर होगी। इसके बाद मेरे पास आता है रिकवरी। 2004 के अंदर कोई भी रिकवरी नहीं थी। एक मरतबा देख भी लेते हैं हमारे पास डेटा। 2004 का जो हमारे पास डेटा था, इसमें सॉरी हमारे पास रिकवरी है $2500, राइट ऑफ नहीं है। तो रिकवरी $2500 आएगी और राइट ऑफ हमारे पास नहीं होगा। रिकवरी यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी $2500 और राइट ऑफ मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करने के लिए इसका टोटल 8100, इसका भी टोटल 8100। इस 8100 में से 2500 और 4250 जब मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर या फिर क्रेडिट लॉस एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाएगा 1350, $1350। और इसी से मेरी एडजस्टिंग एंट्री पास हो जाएगी। एडजस्टिंग एंट्री होगी क्रेडिट लॉस एक्सपेंस डेबिट 1350 से, अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस क्रेडिट 1350 से। तो ये जो उसने मेरे से रिक्वायरमेंट मांगी थी थ्रू एजिंग शेड्यूल, वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो चुकी है। तो एजिंग शेड्यूल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ जो चीजें याद रखनी है वो ये है कि ये पार्ट है हमारे पास परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल का, परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल के मेथड का। इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस पे डायरेक्ट सिंगल परसेंटेज मल्टीप्लाई करने के बजाय उस अमाउंट को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं और हर अमाउंट को डिफरेंट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके टोटल अनकलेक्टेबल अमाउंट निकालते हैं। क्योंकि ये परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल मेथड है तो जो भी अमाउंट आती है ये अलाउंस का एंडिंग बैलेंस आ जाता है। फिर अलाउंस का ओपनिंग बैलेंस परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल मेथड के ही लास्ट ईयर से यानी कि 2003 के एंडिंग बैलेंस से लेते हैं। 2003 का एंडिंग बैलेंस का ओपनिंग बन गया। फिर 2004 का जो रिमेनिंग राइट ऑफ और रिकवरी का बैलेंस है इसमें प्लेस करते हैं और बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आ जाता है क्रेडिट लॉस एक्सपेंस फॉर द ईयर, और इस अमाउंट से हम अपनी एडजस्टिंग एंट्री पास कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल छोटा सा जो रिक्वायरमेंट भी है उसका सोल्यूशन था। थैंक यू।